हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो कि शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं UIIC। इसकी जो वैकेंसीज आई हुई हैं अभी, इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी आप लोगों के लिए। अब उसी को हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कब से कब तक फॉर्म फिल होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वो आपकी 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल वन की वैकेंसी है ये। इसमें स्पेशलिस्ट के आपके 100 पद हैं, और यहाँ पर जो जर्नलिस्ट के हैं वो भी आपके टोटल 100 पद है। तो इस तरह 200 पदों पर है। कौन कौन से अलग अलग डिसिप्लिन में है, तो रिस्क मैनेजमेंट की 10 वैकेंसीज है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी अभी हम वो भी देख लेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास इन पदों पर भरने के लिए फॉर्म को। ऑटोमोबाइल में है, केमिकल इंजीनियर की है, डाटा एनालिटिक्स की है और लीगल। तो ये इस तरह से 100 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अलग अलग उन्होंने कैटेगरी वाइज भी बताया हुआ है, तो देख लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, SC ST OBC EWS या फिर अनरिजर्व की, तो दोनों का ही अलग अलग उन्होंने बताया हुआ है। अगर हम बात करें इसमें कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, या फिर कह दें कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, तो पहली, जैसे कि आप जानते ही हैं कि नेशनलिटी या सिटीजनशिप भारत का निवासी होना चाहिए, या फिर जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना। यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। उससे आगे अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अलग अलग सबकी बताई है। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर जो है SC या ST है तो वहाँ पर 55% मेंशन है। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर ME MTech किया गया हो किसी भी डिसिप्लिन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में रिस्क मैनेजमेंट आपने किया है तो आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट की जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA। इसके अलावा अगर आपने BCom भी सिर्फ किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, SC ST है तो 55% के साथ, तो वहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो आप लोग में हैं वो ग्रेजुएशन किए होंगे, BCom तो किए ही होंगे, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आप MCom ही हैं तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर MCom नहीं किया लेकिन आपके पास BCom है सिर्फ 60% मार्क्स, तो भी आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर की BE BTech होना चाहिए, या फिर ME MTech होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर यहाँ पर भी BTech या फिर BE मैकेट्रॉनिक्स में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और SC ST के लिए 55% है। या फिर आप MTech होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट के लिए क्या है कि BE BTech होना चाहिए। तो मोस्टली ज़्यादातर वैकेंसीज में आपका BE BTech ही है। यहाँ पर जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट वाली दे रखी है वहाँ पर आपको BCom के में भी जो बच्चे किए हुए हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। बाकी सब में मोस्टली आपका BE BTech वाला ही दे रखा है। जो लीगल के लिए है उसमें बैचलर डिग्री इन लॉ विद 60% मार्क्स। यहाँ पर आपने, क्योंकि लॉ की लीगल से रिलेटेड है तो यहाँ पर लॉ किया होना कंपलसरी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि LLB आप किए हो 60% मार्क्स के साथ। SC ST 55% रहेगा। या फिर इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री है लॉ में, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में 3 years एक्सपीरियंस एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, 2 years फॉर SC ST कैंडिडेट इज प्रेफरेबल। यानी कि कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है 3 साल का, अगर आप SC ST हैं तो 2 साल का, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कंपलसरी नहीं है कि होना ही चाहिए, यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकता है। लेकिन फिर आ जाएगा 7th में जो जर्नलिस्ट की है, उसमें आपके सिर्फ ये कह रखा है कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी डिसिप्लिन से हो। लेकिन उसके साथ आपको 60% मार्क्स की मैंडेटरी है कि आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर SC ST है तो 55% होने चाहिए, तो आप इससे में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस पद के लिए क्या योग्यता हमने दे रखी है। तो अगर आप इसमें आ रहे हैं तो जरूर से फॉर्म फिल करिएगा। इसके आगे अगर हम बात करें एज की, कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि
अ कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 है। साथ में अगर आपको और कंफ्यूजन है तो भी क्लियर कर दिया है कि 1/10/1994 के पहले जो भी बॉर्न है वो ऐसे फॉर्म फिल नहीं कर सकता, उसके बाद वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर अर्लियर की अगर बात करें तो 30/9/2003, तो 30/9/2003 से 21 वर्ष के लिए है, और जो आपकी मैक्सिमम जो आ रही है 30 की, वो आपके 1/10/1994 के अकॉर्डिंग है। उसको देख लीजिएगा, जिसमें भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए आप योग्य है वह उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें कि एज में रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर दे रखे हैं, उसके लिए भी क्या रूल है। SC/ST वालों के लिए 5 ईयर्स का है, बैकवर्ड जो OBC वाले हैं उनके लिए 3 ईयर्स का है, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD वाले 10 ईयर्स का है। तो देख लीजिएगा जिसमें भी आप आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग। एक्स सर्विस मैन 5 ईयर्स का है, डिफेंस सर्विस में कोई है तो 3 ईयर्स का है, कोई विडो है विमेन या फिर डिवोर्स्ड है या फिर लीगली सेपरेटेड है तो उनके लिए 9 ईयर्स का दे रखा है। या फिर एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी PSU में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 8 ईयर्स का ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है इसमें अगर आप फॉर्म फिल करते हैं। तो ये दे रखी है आपकी एज की रिलैक्सेशन, तो देख लीजिएगा। जो भी अगर 30 क्रॉस कर चुके हैं लेकिन इसमें से किसी में आ रहे हैं तो आपको और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि एप्लीकेशन फी कितनी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें हम, तो इन्होंने बताया है कि ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC/ST PWD परमानेंट एम्प्लॉय RPSGI कंपनीज में जो है उनको छोड़ करके 1000 रुपये आपकी फीस रहेगी। एप्लीकेशन फी इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस प्लस GST एज एप्लीकेबल, यहाँ पर 1000 रुपये में सब कुछ इंक्लूड है, 1000 आपकी 1000 फी पड़ेगी। और SC/ST या फिर जो PWD वाले हैं उनके लिए 250 रहेगी। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि SC/ST या PWD वालों को छोड़कर सभी को 1000 पे करनी है, चाहे वो जर्नल हो OBC हो। लेकिन यहाँ पर जो SC/ST वाले उनके लिए 250 रुपये की है। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 अक्टूबर से। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की आपकी 5 नवंबर रहेगी और पेमेंट करने की भी 5 नवंबर ही है। तो इसके पहले फॉर्म अपना फिल कर लीजिएगा। आपको 20 डेज मिल रहे हैं तो उसमें काफ़ी सफिशिएंट टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। और कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो जब आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो 10 दिन पहले आ जाएगा। ये तो बात की बात हो है जब आपके एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पर जो आपके फॉर्म फिल करने हैं 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। 5 नवंबर ही आपकी फी सबमिट करने की भी लास्ट डेट दे रखी है। यहाँ पर पहले से जो डेट दे रखी है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन उसकी डेट 14 दिसंबर है। अगर कोई भी अलग से कारण नहीं आ जाते तो यहाँ पर आपकी 14 दिसंबर को होगा एग्जाम, लेकिन टेंटेटिव दे रखी है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन तैयारी आपको इसी के अकॉर्डिंग ही करनी है। अगर इसमें ऑनलाइन एग्जाम की बात करें हम कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्या प्रोसीजर रहेगा या क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी बताए हुए हैं और क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग जो आपके सेक्शंस दे रखे हैं उसके लिए सेपरेट टाइम भी डिवाइड है। और मीडियम ऑफ एग्जाम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश आएगी और हिंदी में अगर होता तो हिंदी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ हिंदी नहीं पूछी जा रही, सिर्फ इंग्लिश ही पूछी जा रही है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 20 मिनट्स। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर सबके लिए अलग से बताए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स हैं उसके और कितना उसको टाइम है। तो देख लीजिएगा आप लोग। GA का कंप्यूटर नॉलेज और एडिशनल टेस्ट होगा। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, 200 के मार्क्स 250 रहेंगे और टोटल टाइम जो मिल रहा है वो 150 मिनट्स मिल रहा है, यानी कि 2.5 घंटा लगभग आपको मिल जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अलग अलग सेक्शन वाइज है तो उसमें आपको अलग अलग तैयारी भी अच्छे से करनी है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट में पेपर आएगा उसमें आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि 100 अलग से पोस्ट की भी दे रखी हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड GA आएगा और कंप्यूटर नॉलेज, इतना ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी आपको सेक्शन वाइज अलग अलग टाइम डिवाइड रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं अलग अलग, वो देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चंस है आपके 200, मार्क्स जो है वो आपके 250 रहेंगे। यहाँ जो टाइम मिल रहा है 150 मिनट ही मिल रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर भी आपको 2.5 घंटे ही मिल रहे हैं। तो देख लीजिए जो भी आप जिसमें फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो उसका क्या पेपर का पैटर्न रहेगा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, बोथ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। इसमें क्या रहेगा कि द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन
विथ 30 मार्क्स विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आपके 30 मिनट्स का होगा और 30 मार्क्स भी रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा जिसमें लेटर राइटिंग है 10 मार्क्स की और ऐसे रहेगा 20 मार्क्स का, तो उसको भी समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ मेंशन है कि a candidate shall be required to qualify in the descriptive test but the marks in the descriptive test will not be counted towards shortlisting for interview or final selection। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा लेकिन यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उसमें इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, तो सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और एक चीज़ और है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि with alternative choices out of which one will be the correct answer, the candidate has to select the correct answer and mouse click that the alternative which she feels to is correct. There will be a penalty for, देखिए साफ साफ यहाँ पर मेंशन है कि there will be a penalty for wrong answer marked by the candidate। अगर आपने गलत आंसर को मार्क किया है यानी कि आपका आंसर जो दिया वो गलत है तो उसके लिए पेनल्टी भी लगेगी, यानी कि मतलब कहने का क्या है कि निगेटिव मार्किंग है। कितनी है? For each wrong answer marked 1/4 of the marks assigned by the question, यानी कि एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो पेनल्टी अगर गलत है तो 1/4 आपकी पेनल्टी लगनी है यहाँ पे, यानी कि 0.25 की। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो वही क्वेश्चन आपको जो है टिक करना है जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। हमें भी पता चल गया कि 15 अक्टूबर आपकी जो फॉर्म स्टार्ट होने की और जो लास्ट डेट है वो हो जाएगी 5 नवंबर। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ज़रूर से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से फॉर्म फिल करिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।